नमस्कार, मैं मंसूरी सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम 10वीं कक्षा में दिए हुए पहली इकाई का ठेस इस पूरक पठन का अध्ययन करेंगे, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखे थे। कलाकार किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसे अपनी कला पर अभिमान होता है। वह स्वाभिमान के मूल्य को समझता है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जाति का या धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर आघात होता है तो वह उसे बर्दाश्त नहीं करता। प्रस्तुत कहानी में सिरचन नाम का एक ग्रामीण कलाकार जिसका वर्णन आया है, वह मोती, घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी यानी चटाई, बांस की तितलियाँ की झिलमिलाती चीख, सतरंगे ढोर के मोड़, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, ताले के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी आदि उपयोगी वस्तुएं बनाता है। ये वस्तुएं बनाकर वे अपनी आजीविका कमाता है। स्वाभिमानी होने के कारण वह हर परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है। प्रस्तुत गद्य आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। हम अब पाठ को पढ़ेंगे। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कई सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सृजन को मृतखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई एक समय था जब उसकी मड़िया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारी ही हाथ में ये कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है। शहर से सिरचन के हाथ से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती है, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा? माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग
की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हंसकर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही है तो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक पोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने के लिए सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेवन सांप की तरह फुकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिएगा। सिरचन मुझोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर जा भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधक पाली दर्द में माथा टंटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने, कभी नहीं। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पार्टी, बांस की तितलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम है जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। ये कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं
सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिल मिला उठी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो ज्ञान 2-3 पटेर की पटरिया का काम सिर्फ जो कि केसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पट्टियों के बिना आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तितलियां और कमानियों को चिनका नाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वो चिक बुनने लगा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। मजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले से जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता भी देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानो दीदी काकी के सबसे छोटी बेटी है। मानो दीदी का दूल्हा अफसर है। मजली भाभी मुंह लटका। मजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरे चाचे ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मोर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखते हैं ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के 7 भैया तारा। अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया और आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी,
सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बुदिया सूप में फेंक कर चले गए। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मछली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोल कर बांटती हो क्या? बस मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। किसी के नेहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मछली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमाकर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे तो हो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में ठगे हुए अधूरी चीख में फंदे डालने लगा, मानो पान से जाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर है। 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे। तुम किसी का बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली बुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो? चटोर कही के मेरा कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी हसिया बगैर संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चीख पर एक नज़र डाली और हिनहिनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखते रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटे, जी छोटा मत कर मानो, मेले से खरीद कर बेच दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं। कान पकड़ता हूं, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मेरी बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता? ये शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ,
अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन चीख का झालर लगाने लगी। यह भी भेजा नहीं दिखलाई पड़ता। क्यों मानो? मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही थी अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आ रहा हो। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी।